Good morning, students. Welcome to RPDM Academy. Hope you people are doing well. Yesterday, I wind up my lecture from the concept of the revolutionaries. And the most important revolutionary was Giuseppe Mazzini from Italy, who formed secret societies in order to spread his ideas all around यूरोप. सो इवन जो ड्यूक मेटरनिच थे, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने तो एक फ्रेज दी किसके लिए, जो गिउसेप्पे मज़ीनी थे उनके लिए. उन्होंने कहा कि गिउसेप्पे मज़ीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर. कैसा सोशल ऑर्डर? जो कंजर्वेटिव रूल था उसके लिए सबसे खतरनाक एनिमी कौन थे? गिउसेप्पे मज़ीनी थे. और ऐसा किसका मानना था? जो ड्यूक मेटरनिच थे, ये उनका मानना था. ठीक है. और ड्यूक मेटरनिच कौन थे मैं कल आपको पहले ही समझा चुकी हूं. ही वॉज एन ऑस्ट्रियन चांसलर who hosted the delegates of Congress after 1815, after the defeat of Napoleon Bonaparte, when they had decided the future of France as well as to reinstall the monarchical system. So कल हमने ये डिस्कस किया था. अब फ्रांस में ये monarchical system सेटअप हो गया. वहां पर दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग था उसे रीइंस्टॉल कर दिया गया. तो अब जो पीरियड चल रहा था 1815 से लेकर 1830 तक का टेन्योर स्पेंड हो गया. अब आया 1830 का जो एक पीक मोमेंट लेकर आया. 1830 का जो ईयर आया वो एक पीक मोमेंट लेकर आया, जिसमें आफ्टर 1830 ये जो मोनार्किकल सिस्टम था वो क्या होने लग गया बेटा? ओवरथ्रो किया जाने लग गया एट डिफरेंट पार्ट, जहां जहां पर इन ग्रेट पावर्स ने अपना कंट्रोल किया था, जैसे कि रशिया था, प्रूशिया था, ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था. इन ग्रेट पावर्स ने जहां जहां अपनी प्रोविंसीज सेटअप की थी, उन प्रोविंसीज में क्या होनी स्टार्ट हो गई? रेवोल्यूशन होनी स्टार्ट हो गई. फॉर व्हाट पर्पस? इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो मोनार्किकल सिस्टम एंड टू सेट अप व्हाट? रिपब्लिक सिस्टम. फाइन. एंड हियर यू कैन सी द एज ऑफ रेवोल्यूशन. दिस tenure between 1830 to 1848, this time period was known as the age of revolutions. Revolutions, as you can say, that mass struggle for demanding their rights, for social orders. ठीक है. So these revolutions were led by the group of liberals and the nationalists. ठीक है. Their sentiments ran high. जो liberals groups थे, जो चाहते थे कि freedom आए, जो nationalist groups थे, जो चाहते थे कि freedom के साथ साथ क्या क्रिएट हो. ऑब्वियसली फ्रीडम तो तभी आएगी जब क्या होगा? जब इंडिपेंडेंट नेशंस बनेंगे, जब एक स्टेट को कोई डायनेस्टिक रूलर कंट्रोल ना करके कॉन्स्टिट्यूशन रूल करेगा. ठीक है. तो दीज रेवोल्यूशंस रन हाई इन ऑल अराउंड द यूरोप. इन यूरोप स्पेशली स्टार्ट कहां से होती थी? एज वी नो दैट कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था यूरोप का वो कौन सा था? फ्रांस. तो जितनी भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जितने भी इस तरह के इवेंट स्टार्ट हुए, कहां से स्टार्ट हुए? फ्रांस से स्टार्ट हुए. आगे फ्रांस के बारे में एक कोट है जो कि ड्यूक मेटरनिच ने ही कॉइन की है बेटा. we will discuss about it. Fine. So here you can see that the age of revolution was started from 1832 and continued till 1848 in Europe, till the nation states were not created. Fine. So these revolutions were led by, who were the leaders of? Liberals थे, जैसे कि एक और लिबरल रेवोल्यूशनरी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था गिउसेप्पे मज़ीनी. इसी तरह से गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, इस तरह के बहुत सारे और ऐसे रेवोल्यूशनरीज जिनको एग्जाइल कर दिया था बाय मोनार्क्स बिकॉज ऑफ they had attempted the revolutions in different parts. Fine. तो उन्हें देश से बाहर निकाल दिया था and उन्होंने secretly अपने plans को launch किया. Fine. And these revolutions were continued, took place in which region? ऐसे region जो कि कहाँ किसके पार्ट थे? जो कि monarchical system के पार्ट थे, जहाँ पर monarchs के रूल थे, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट्स में, एंड आयरलैंड के रीजन में, पोलैंड की प्रोविंसीज में, एंड द प्रोविंसीज ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये वही ऑटोमन एम्पायर है जो मैंने तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में पढ़ाया था कि यहाँ मीन्स ये एक ऐसा एम्पायर था जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग क्लास थी, जहाँ पर मुस्लिम रूलर्स का रूल था. ठीक है. हंगरी में, ऑस्ट्रिया में. तो बाद में यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर
जिसने कंट्रोल कर रखा था किसको, लाइक ऐसे रीजन्स को, जैसे बहुत सारे प्रोविंसेस इनके अंडर आ रही थी, इटलियन स्टेट्स को भी, जर्मन स्टेट्स को भी, फाइन। तो वहां पर क्या हो गई, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। अब इन रेवोल्यूशंस को लीड किसने किया, क्वेश्चन ये आता है। ऑब्वियसली मैंने बिगिनिंग में बताया लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट, लेकिन ये लिबरल्स और नेशनलिस्ट कौन से क्लास से आ रहे थे? अगर ये रूलिंग क्लास से होते तो इन्हें जरूरत ही क्या थी? तो ये किस क्लास से बिलोंग करते थे? दे वर बिलोंग्ड फ्रॉम मिडिल क्लास। फाइन, दीज रेवोल्ट्स, riots or revolts were led by whom? These revolts were carried by the middle class. मिडिल क्लास में अब कौन थे? जैसे कि स्कूल टीचर्स थे बेटा, क्लर्क्स थे, ठीक है, पोइट्स थे, एंड कमर्शियल क्लास। द मोस्ट इमर्जिंग क्लास वॉज कमर्शियल क्लास। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एक क्लास इमर्ज हुई थी वो कौन सी थी? कमर्शियल क्लास। उन्होंने इसे अपनी एक नोबल ड्यूटी समझा कि भाई ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वो क्या हो गए थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गए थे, इन्फ्लुएंशियल क्लास बन गई थी, एक प्रभावशाली ग्रुप बन गया था जिसने लिबरलिज्म के आइडिया को क्या किया, कैरी किया कि अगर लिबरलिज्म होगी मार्केट लेवल पर तो उनकी जो बेनिफिट्स है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, फ्लोरिश होंगे, डेवलप होंगे। फाइन, तो दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस वेयर बेटा, आयरलैंड में, पोलैंड में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, फाइन, इटालियन स्टेट्स में और जर्मन स्टेट्स में। फाइन, अब इन रेवोल्यूशंस को कैरी किया, इस आइडिया को कैरी किया बाय द मिडिल क्लास। एज ऑलरेडी आई गिव यू एग्जांपल ऑफ मिडिल क्लास। ये वो ग्रुप था, मिडिल क्लास वो एलिट ग्रुप था, एजुकेटेड रिच सेक्शन था। ये एलिट का मतलब क्या होता है? रिच एंड एजुकेटेड, वो सेक्शन था, ठीक है। बट ये मिडिल क्लास थे, कमर्शियल क्लासेस से बिलोंग करने वाले थे, जैसे क्लर्क्स थे, स्कूल टीचर्स थे। फाइन, अब इस तरह का सिनेरियो चल ही रहा था और जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। कहां पर? फ्रांस में। ये वही फ्रांस था जिसके बारे में ड्यूक मेटरनिच ने कहा है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि अगर फ्रांस छींकता भी है द एंटायर यूरोप कैचेस द कोल्ड, और पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। इट मीन्स दैट कि इफ एनी चेंज लेड इन फ्रांस, so this spark would definitely spread all around the यूरोप। फाइन, कि अगर कोई भी बदलाव फ्रांस में आएगा तो फाइनली वो पूरे यूरोप में फैलेगा ही फैलेगा। इसीलिए ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया था? सीरीज ऑफ स्टेट्स लॉन्च की थी। कहां पर? फ्रांस के बॉर्डर पर। फ्रांस को एक तरह से घेर के रखा मोनार्किकल ऑर्डर्स ने, सो दैट कि फ्रांस में इस तरह का कोई बदलाव ना आए, और अगर ऐसा आया तो मोनार्कीज क्या हो जाएंगी? स्वाइप कर दी जाएंगी हर जगह से, ठीक है। तो द रेवोल्यूशन स्टार्ट इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में। अब ये सेकेंड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई जुलाई 1830 में, और इसके रिजल्ट क्या थे, ठीक है, इसके क्या क्या रिजल्ट निकले इस रेवोल्यूशन के? इससे जो ऑलरेडी कि जो 1815 में जो किंग ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी सेटअप किया गया था उसको क्या कर दिया? भगा दिया, हटा दिया, ओवरथ्रोन कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बॉर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन, एंड अब उसको हटाया गया तो किसको लाया गया? वहां पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या फॉर्म किया? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, एंड री इंस्टॉल्ड व्हाट? मोनार्की नहीं तो क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लागू कर दिया, ठीक है, जिसमें राजा या रानी भी किसके अंडर होगी? रूल्स रेगुलेशंस किसके अंडर होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होंगे। यानी राजा और रानी की पावर को भी चेक किया जाएगा बाय हुम? बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड जो पॉइंट था बेटा अंडर रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन जुलाई 1830, दैट वाज द सेकेंड मेजर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल्ड। फाइन, एंड हु बिकेम द head of the region there? Louis Philippe was appointed as a constitutional monarch in 1830 in France. And already I told you the phrase of Metternich that he coined कि when France sneezes the entire Europe catches cold, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ही क्या हुआ? जो ब्रुसेल्स का रीजन था, जो कैपिटल सिटी है किसकी? बेल्जियम की, जो ब्रुसेल का रीजन था वहां पर अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, और इन अपराइजिंग की वजह से पूरे बेल्जियम में क्या फैल गया? विद्रोह फैल गया। और बेल्जियम में विद्रोह होने से जो बेल्जियम को किसने कंट्रोल कर रखा था? नीदरलैंड, है ना, अंडर नीदरलैंड। कल कराया था ना मैंने, नीदरलैंड के अंडर बेल्जियम आ रहा था और नीदरलैंड को पोलैंड भी दे दिया गया था। दिस आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो बेटा जी
हाँ, ये जो नीदरलैंड था वहाँ उसके कंट्रोल से जो बेल्जियम था क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बेल्जियम को उसके कंट्रोल से छुटकारा मिल गया बिकॉज ऑफ जो रेवोल्यूशन कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके जस्ट आफ्टर क्या स्टार्ट हो गया, ग्रीक में वॉर स्टार्ट हो गया। ग्रीक, ये वही ग्रीस है जहां पर एथेंस में सबसे पहले डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है, तो ग्रीस में क्या स्टार्ट हो गई बेटा, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई आफ्टर फ्रांस। और अब वहां पर जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई 1821 में स्टार्ट हुई। ग्रीस में इंडिपेंडेंस के लिए जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, 1821 में स्टार्ट हुई। एंड देयर द रायोट्स टुक प्लेस, द रेवोल्यूशन टुक प्लेस टू गेट फ्रीडम फ्रॉम whom, फ्रॉम मुस्लिम रूल। किसका रूल था, ओटोमन एम्पायर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ओटोमन एम्पायर। जो ओटोमन एम्पायर के रूलर थे वो कौन थे, मुस्लिम डायनेस्टिक रूलर्स थे। एंड यहाँ पर ग्रीस ने स्टार्ट कर दी रेवोल्यूशन, किसके लिए, अपने आप को ओटोमन एम्पायर से छुटकारा दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। एंड फाइनली these Greece people were were carried by whom, by the people who were in the exile। ऐसे ग्रीस के ऐसे लोग जिनको एग्जाइल कर दिया गया था, उन्होंने बाहर से ग्रीस के लोगों की क्या की, हेल्प की। उन रेवोल्यूशनरीज ने ग्रीस के लोगों की हेल्प की टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। फाइन, इसके साथ साथ ग्रीस को सपोर्ट मिला किसका बेटा, वेस्ट यूरोपियंस का, वेस्ट कंट्रीज का, जो यूरोपियंस, जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का, उनका, जो क्या थे, जो थोड़े सेंसलाइज लोग थे, जिनको लगता था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका ये मानना था कि ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि ग्रीस किसका क्रेडल है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है। क्रेडल का मतलब क्या होता है, पालना। यूरोपियन सभ्यता का जो सबसे पहले यूरोपियन सभ्यता पनपी, वो कहाँ पनपी, ग्रीस में पनपी। और इसीलिए वेस्टर्न जो यूरोपियंस थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया, ग्रीस के लोगों को सपोर्ट किया। किसके अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। एंड फाइनली उसके जस्ट आफ्टर, अब थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना चाहूंगी, व्हाई ग्रीस इज नॉन एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन काइंड के, जहां पर सबसे पहले, क्योंकि ग्रीस का रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रीस ने, फॉर व्हाट, इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन कल्चर, इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फिलॉसफी, लिटरेचर। सो दैट्स व्हाई ग्रीस को क्या माना जाता है, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। फाइन, and that's why this Greece got support of Western Europeans as well, and the rest of the Greek people who were in exile, and चारों ओर से सिंपैथी मिल रही थी ग्रीस को उसकी फ्रीडम के लिए। और उन्हीं इसी से रिलेटेड इंग्लैंड के एक पॉइंट थे बेटा, लॉर्ड बायरन, जिन्होंने क्या किया, फंड कलेक्ट किए और वो ग्रीस के वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रीस में आ गए। ठीक है, लॉर्ड बायरन जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने कलम को छोड़कर फंड इकट्ठे किए, वेपन्स कलेक्ट किए और कहाँ आए, ग्रीस में आए। किसके लिए, ग्रीस की फ्रीडम के लिए, लड़ने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज डाइड ड्यू टू फीवर इन 1824। लॉर्ड बायरन जो थे वो 1824 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड लेटर ऑन ये जो रेवोल्यूशन चली ग्रीस में, दैट ब्रॉट अ फ्रूटफुल रिजल्ट इन ग्रीस, एंड फाइनली ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस इन 18 फरवरी 1832 अंडर द ट्रीटी। एक ट्रीटी साइन हुई, किसके बीच में, ग्रीस में और जो ग्रेट पावर्स थी, कौन कौन सी, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर, उनका कंट्रोल था ना ग्रीस पर, तो उनके बीच में और ग्रीस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, दैट वाज नॉन एज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉर्मर नेम जो था कॉन्स्टेंटिनोपल का वो इस्तांबुल था, लेकिन लास्ट में इसका नाम क्या पड़ गया, कॉन्स्टेंटिनोपल। सो फरवरी 1832 में ग्रीस एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन ग्रीस एंड द ग्रेट पावर्स लाइक रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, विद whom, with Greece. Under this treaty of Constantinople, February 1832, finally Greece became an independent nation. अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ग्रीस को फ्रीडम मिल गई।
अब जो पोइट्स थे, आपने देखा यहाँ पर जो इंग्लिश पोइट थे वो लाइक कहाँ आ गए, ग्रीस को हेल्प करने के लिए आ गए। ग्रीस में 1824 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई फीवर की वजह से। सो अब फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, जैसे कि लोगों को एक कॉमन कल्चर से कैसे जोड़ा जाए, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे समझ सकते हैं इन चीज़ों को, कि उन्हें भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट कैसे बनाया जाए, सो दैट इवन दो कि वो यूनिफाइड टेरिटरीज में रहकर सिर्फ एक रूलर के अंडर हो, सिर्फ यही एक कम्युनिटी उनमें ना होकर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे लोगों में फीलिंग ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को अराइज किया जा सके। सो व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म का मतलब क्या था, यानी कल्चर, अपने पास्ट, उनका जो ग्लोइंग पास्ट, उनका जो जो ग्लोइंग पास्ट था उसके बारे में जाने, लोगों को लगे कि वो उनका जो पास्ट है, उनका जो कल्चर है वो क्या है, सुपीरियर है। इवन in the past they were free, they were not they were not controlled by anyone, so that people can have a feeling of patriotic feeling in their heart for their nation's freedom. Fine. So रोमांटिसिज्म में सबसे जो मेजर रोल प्ले किया, व्हाट रोल ऑफ कल्चर, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड कल्चर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि जो पोइट्स थे, पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज एंड दे enhance the feeling of nationalism, patriotic feelings through their dramas, through their art, through their paintings. Fine. सो और जो पोइट्स थे, जो रोमांटिक पोइट्स थे, जिन्होंने कल्चर को इन्हेंस किया, एक नेशन एलिगोरी को शो की डिपिक्ट किया लोगों के सामने, तो उन्होंने किस चीज़ को अपोज किया, माइंड माई वर्ड, किस चीज़ को ध्यान में रखेगा मेरी बातों को, अपोज किया उन्होंने साइंस एंड रीजन को। दे अपोज्ड द आइडिया ऑफ साइंस एंड रीजन। उन्होंने कहा लॉजिक की कोई जगह नहीं है, जहाँ रोमांटिसिज्म है, जहाँ फीलिंग्स हैं, इवन दे एम्फेसाइज ऑन इंट्यूशंस, लोगों की भावनाओं पर, इमोशंस पर एंड माइस्टिक फीलिंग पर फोकस डाला। किस किस चीज़ पर फोकस डाला उन्होंने? जो माइस्टिक फीलिंग्स थी, जो लोगों की दबी हुई भावनाएं थी अपने देश के प्रति, अपने नेशंस के प्रति, उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस डाला। फीलिंग्स पर, माइस्टिक जो इमोशंस थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग साइंस और लॉजिक की कोई जगह नहीं है। दे अपोज द आइडिया ऑफ साइंस एंड रीजन। एंड इसके लिए बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बाय हूम? बाय द पेंटर्स, बाय द फिलोसफर्स, बाय द पोइट्स। एंड इसी डायरेक्शन में वर्क करते हुए एक जर्मन फिलोसफर थे, कौन? जॉन गॉटफ्राइड, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। उन्होंने जर्मनी में ये डिक्लेयर किया, उन्होंने वर्कआउट किया इन फिलोसफर ने, कि रोमांटिसिज्म कैन बी इनहेंस्ड अमंग मासेस बिकॉज ऑफ द फोकलोर्स, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, की जो कॉमन पीपल हैं। रोमांटिसिज्म इज लाइंग वेयर अमंग कॉमन पीपल, के रोमांटिसिज्म है तो कहाँ, आज भी कहाँ प्रेजेंट है, कल्चर आज भी सिक्योर है कहाँ? कॉमन पीपल के लिए। और यही आइडिया उन्होंने किस में दिया? दास वॉल्क में दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दास वॉल्क में किस आइडिया को कंपोज किया? द आइडिया ऑफ फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स, फोक डांसेस, कि दैट लाइज अमंग कॉमन पीपल। एंड इन्हीं की ये जो है वॉक्स गेस्ट बेटा, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो बताया कि ट्रू स्पिरिट लाइज इन फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस। ठीक है, तो अब जर्मनी में इसी तरह से रोमांटिसिज्म को और भी ज्यादा इनहेंस किया। और इसके लिए क्या क्या वर्क किए गए? सबसे पहले कल्चर को इनहेंस किया गया, सेकंड कल्चर को एक तरह से रोमांटिसिज्म लेवल पे शो किया गया। सेकंड जो किया, एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, उन्होंने वर्नाकुलर यानी आम बोलचाल की भाषा में लोगों को समझाया, अपनी जो कंपोजिशंस किया, जो पोएम्स कंपोज की या जो ड्रामास कंपोज किए, उन्होंने किस लैंग्वेज में किए? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में किए, क्योंकि पोलैंड, स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड, ठीक है, जहां पर इन ग्रेट पावर्स का कंट्रोल था, मेजॉरिटी ऑफ मासेस, मासेस वर इलिटरेट, majority of people were illiterate, they were illiterate, they could not understand, so that's why they had taken the opportunity। इन poets ने, philosophers ने, इन्होंने जो opportunity ली वो क्या ली, कि वो illiterate लोगों तक भी अपनी बात समझा पाएंगे through pictures, through dramas and through paintings, through music। ठीक है,
तो इस तरीके से जो इलिटरेट मास है उसको भी क्या किया जा सकता है, उसको अपने नेशन से कनेक्ट किया जा सकता है एंड कैन क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग देम। फाइन। एंड उन्हीं में से एक ग्रेट पॉइंट है कैरोल करपिंस्की, जिन्होंने अपने ड्रामास के थ्रू ओपेराज में जहां पर संगीत, म्यूजिक, डांस की फॉर्म्स को दिखाया जाता है, ओपेराज, दीज आर ओपेराज, ठीक है, तो उन्होंने टू नेशनल फॉर्म्स ऑफ डांस उन्होंने वहां पर इमर्ज की। फर्स्ट ये डांस फॉर्म्स है बेटा, फर्स्ट थी मजूरका एंड सेकंड थी पोलोनेज। ये दो डांस फॉर्म्स उन्होंने इनहेंस की टू क्रिएट द एज अ नेशनल फीलिंग, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो दो नेशनल डांस उन्होंने अपने ओपेरा में क्या किए, शो कराए in order to create nationalism, feeling of nationalism among illiterate masses, ठीक है। एंड हियर लैंग्वेज रूल, द नेक्स्ट वन एक बार फिर से देख लीजिए, मजूरका एंड पोलोनेज, ये दोनों ही क्या थी, डांस फॉर्म थी जिन्हें एज अ नेशनल डांस फॉर्म दिखाया गया, जिसमें कल्चर को, जिसमें जो पास्ट था उसको ग्लोरीफाई किया, उसको हाईलाइट किया गया, ठीक है, सो दैट कॉमन पीपल कुड ऑल्सो कनेक्ट विद दीज फीलिंग्स, ठीक है। एंड लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज कि पहले जो पोलैंड था, पोलैंड पे कंट्रोल हो गया था रशिया का कंट्रोल होने के बाद, ठीक है, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, नीदरलैंड को मैंने आपको बताया नहीं, पोलैंड का कंट्रोल किसको मिला था, रशिया को मिला था, ठीक है। तो रशिया का कंट्रोल होने के बाद बेटा जो पोलैंड था, पोलैंड से उसकी जो कॉमन लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज, उसको वहां से क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। और नेटिव लैंग्वेज को रिमूव करने के बाद रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था, जैसे स्कूल्स में, चर्चेज में। सो अब लैंग्वेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक तरह से, टू शो देयर अपोजिशन, टू शो देयर एग्रेशन, कॉमन पीपल स्टार्टेड टू यूज पोलिश लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ रशियन लैंग्वेज, ठीक है। रशियन लैंग्वेज को रेसिस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए रशिया का पॉलिश लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली कहां पर, कॉमन गैदरिंग्स में, जैसे कि चर्च में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज द फेमस रिलीजन देयर इन दीज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सो वहां पर बेटा जो चर्च गैदरिंग्स थी, उसमें जो प्राइस्ट होते थे, जो बिशप्स होते थे, बिशप्स कौन होते हैं, धर्माध्यक्ष, जो कि पूरे हेड होते हैं, ठीक है, जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं बिशप्स, ठीक है। बिशप्स ने, चर्च के लोगों ने एंड कॉमन पीपल हैड स्टार्टेड टू यूज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है, एंड दे अपोज रशियन लैंग्वेज। तो इस तरह से उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उनको पनिश किया गया, उनको जेल में डाला गया, बट स्टिल पीपल डिड नॉट give up their ideas and they had continued the use of Polish languages, ठीक है। सो कल हम डिस्कस करेंगे द पॉपुलर रिवोल्ट्स जो हुए, जैसे कि सिलेशिया में हुए, टेक्सटाइल जो, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा वीवर्स ने सिलेशिया में रिवोल्ट किया। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे। टुडे टिल हियर, थैंक यू सो मच, यू कैन टेक द पिक ऑफ द मेन पॉइंट्स।